नमस्कार, आप देख रहे हैं 3 एंकर 3 बजे। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। स्टूडियो में मेरे साथ नेहा मौजूद हैं और श्वेता झा हमारे साथ जुड़ रही हैं अपने घर से। तो खबरों में नेहा और श्वेता, आज बहुत सारी बातें हैं। किस तरह से राहुल गांधी ने सरकार पर अटैक किया है, इसकी डिटेल होगी। तो वहीं मोदी सरकार के दूसरे टर्म का भी 1 साल पूरा हो गया है। लेकिन शुरुआत हम करेंगे महाराष्ट्र के साथ, क्योंकि महाराष्ट्र में कोरोना महामारी पर सियासत भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। शरद पवार के एक दिन में राज्यपाल और फिर सीएम की मुलाकात से कई अटकलें ऐसी हैं नेहा, जो इस वक्त सुर्खियों में है। बिल्कुल, अटकलों का बाजार गर्म है, क्योंकि हालात ही ऐसे हो गए हैं कि शिवसेना को सामने आकर सफाई देनी पड़ी है। संजय राउत सामने आए, उन्होंने कहा कि सरकार को कोई खतरा नहीं है, विरोधियों को क्वारंटीन किया जाना चाहिए। उन्होंने जमकर फडणवीस पर भी निशाना साधा श्वेता, और ये साफ कर दिया कि उनकी सरकार को इस वक्त किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। अक्सर पॉलिटिक्स में देखा गया है नेहा कि जब भी मुलाकातें होती हैं तो जाहिर सी बात है सुगबुगाहट जो है वो तेज हो जाती है और तस्वीरें देखकर ही बहुत अटकलें भी लगनी शुरू हो जाती है। लेकिन इन सब के बीच ये देखा जाए कि जब से महाराष्ट्र में चुनाव हुए थे तभी से यहाँ पर उठापटक जो है वो जारी है। पहले फडणवीस की सरकार बनी, वो गिरी, और उसके बाद उद्धव सरकार बनी है। उद्धव ठाकरे ने अपनी सरकार बनाई, राजपाट संभाला। देखिए इस पर हमारी ये रिपोर्ट। कोरोना मीटर में टॉप पर बने महाराष्ट्र में सियासत भी टॉप पर है। 2 मुलाकातों ने कोरोना संकट काल में सियासी पारे को और ऊपर चढ़ा दिया है। सोमवार की 2 तस्वीरों ने महाराष्ट्र की सियासत में तूफान लाया। दोनों तस्वीरों में शरद पवार कॉमन है। कल शरद पवार की राज्यपाल से मिलने वाली तस्वीर आते ही कयासबाजी शुरू हो गई। कल सुबह ही पवार राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिले। उनके साथ एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल भी थे। इस तस्वीर की कहानी आगे बढ़ती इससे पहले ही एक नई तस्वीर सामने आ गई, जिसमें पवार मातोश्री में उद्धव के साथ दिख रहे हैं। ये मुलाकात कल शाम की है। आज सुबह सुबह शिवसेना नेता संजय राउत ने एक एक कर न सिर्फ इस मुलाकात का खुलासा किया, बल्कि विपक्ष को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने बताया कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे में करीब 1.5 घंटे बातचीत चली। उन्होंने कहा सरकार की संकट की कोई खबर फैला रहा है तो उसके पेट में दर्द है। सरकार को 1% भी धोखा नहीं सर। अगर होगा, जो सरकार को धोखा देने की कोशिश करेंगे उनको सबसे बड़ा धोखा होगा। मुंबई जैसे शहर में किसी भी पेशेंट को अस्पताल में बेड नहीं मिलते, एम्बुलेंस नहीं मिलती, लोग घर में, हॉस्पिटल में जगह नहीं मिलने के कारण लोगों की घर में मौत हो रही है। रेशनिंग में मुफ्त वाला अनाज अब तक महाराष्ट्र में कई जगह पे नहीं पहुंचा, और इन नेताओं को अपने सरकार की और खुर्ची की पड़ी है। एक दिन पहले ही शिवसेना नेता संजय राउत और रेल मंत्री पीयूष गोयल में ट्विटर वॉर छिड़ी थी। पीयूष गोयल देर रात रविवार तक ट्वीट करते रहे। उन्होंने और श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए महाराष्ट्र सरकार से लिस्ट मांगी, लेकिन नहीं मिली। रात में ही संजय राउत ने मोर्चा खोला। उन्होंने लिस्ट देने की बात की और फिर सवाल किया कि ऐसी लिस्ट किन किन राज्यों से मांगी गई है। महाराष्ट्र में चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही सियासी घमासान जारी है। कई समीकरण बने, 2 शपथ ग्रहण समारोह हो गए और अब भी उठापटक जारी है। चौंकाने वाले अंदाज में सीएम की शपथ लेने वाले फडणवीस लगातार सरकार को घेरते रहे हैं। आज 4 बजे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। देखते जाइए आगे क्या क्या होता है। सौरभ वक्तानिया के साथ कमलेश सुतार, मुंबई, आज तक। तो यहाँ पर बयानों के तीर चल रहे हैं श्वेता और मीनाक्षी। जिस तरीके से संजय राउत भी लगातार कह रहे हैं कि कोई खतरा नहीं है उनकी सरकार को। उनका ये कहना है कि शरद पवार को मिलना था राज्यपाल से, एक औपचारिक मुलाकात थी, ऐसे ही मिले थे। लेकिन श्वेता, ये भी देखना दिलचस्प होगा कि जब महाराष्ट्र इस वक्त आंकड़ों के मामले में टॉप पर है, तो उद्धव सरकार पर ही सारा ढीकरा फोड़ा जा रहा है कि उन्होंने अभी तक ऐसे कोई एक्शन या फिर प्लान क्यों नहीं बनाया जिससे कोरोना के मामले कम हो सके या फिर कर्व फ्लैट हो सके। लगातार सरकार को इसी मामले पर घेरा जा रहा है, और यही वजह है कि अब सरकार को इस बारे में सोचना होगा कि उनके साथ जो सहयोगी पार्टियां हैं वो किस तरीके से उनके साथ खड़ी होती हैं। श्वेता।
और खास करके इसी वजह से आज की जो तस्वीरें हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं नेहा, जो कि हम सुबह से ही देख रहे हैं। भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात शरद यादव की, शरद पवार की हो, और तमाम तरह की जो चीजें, जो हलचल महाराष्ट्र में चल रही है उसको लेकर। उससे पहले अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो बीएमसी चीफ को भी हटा दिया गया था। कहा जा रहा था कि जो बड़ी मछलियां हैं उनको बचा के रखा गया है, सेव करके रखा गया है, और जो छोटी मछलियां हैं उन्हें कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है। लेकिन इस बीच ये भी फैक्ट है, ये भी सत्य है कि अगर आंकड़ों की अगर हम बात करें तो पूरे देश में हमारे यहाँ जितने कोरोना के पेशेंट्स हैं या मामले अगर बढ़ रहे हैं, उसमें से सबसे ज्यादा यानी कि आधे से ज्यादा मामले तो मुंबई और महाराष्ट्र से ही आ रहे हैं। ये भी एक सच है। तो इसलिए वार पलटवार जो है सरकार और विपक्ष में वो जारी है। देखिए, महाराष्ट्र की कोविड की परिस्थिति बहुत खराब है। महाराष्ट्र में 30% से ज्यादा देश के पेशेंट्स ये महाराष्ट्र से है। 40% से ज्यादा मौतें ये महाराष्ट्र में हो रही है, और पूरी तरीके से सरकार नाकाम दिख रही है, और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए हर चीज का ठिकरा केंद्र सरकार पर फोड़ने की ये जो कोशिश है बिल्कुल गलत है। अगर कहती है राष्ट्रपति शासन लागू करने की बात, मैंने तो किसी के मुंह से सुने नहीं। नारायण राणे कह रहे थे। मैं बीजेपी के नेताओं की बात कर रहा हूं, जो बीजेपी के नेता है, जो संघ परिवार से जुड़े, मैं उनसे उनके बारे में मैं बोल सकता हूँ। हाँ, तो मैंने तो देवेंद्र जी से ये बात नहीं सुनी, मैंने अमित शाह साहब से बात नहीं सुनी, मैंने और जो उनके नेता है नितिन गडकरी जी, उनसे बात नहीं सुनी, तो मैं कैसे विश्वास करूं? सबसे पहले अगर आप कोरोना को देखें, जितनी ज्यादा कनेक्टेड जगह है वहां ज्यादा अग्रेसिव कोरोना होता है। अगर आप दिल्ली देखें, मुंबई देखें, पुणे देखें, महाराष्ट्र इज वन ऑफ द मोस्ट कनेक्टेड स्टेट्स इन इंडिया, तो इट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द most aggressive places where corona is going to act. I would like to make a differentiation here. We are supporting the government in Maharashtra, but we are not the key decision maker in Maharashtra. कांग्रेस ऐसे समय भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रही है। आज की राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी का उदाहरण है, और बयान भी जो दिया वो भी गलत था। और मुझे आश्चर्य होता है, जब लॉकडाउन लगा तब कांग्रेस ने हाय तौबा मचाया कि लॉकडाउन क्यों लगाया, पूरे देश भर में क्यों लगाया, अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी। यानी जब लगा तो भी विरोध किया, अब अगर उठ रहा है तो उसका भी विरोध करेंगे। और महाराष्ट्र में इस सियासी हलचल के बीच शाम 4 बजे देवेंद्र फडणवीस प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं, इसका इंतजार रहेगा। लेकिन आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी की, और उन्होंने सरकार पर निशाना साधा। ये कहा कि लॉकडाउन 4 में रियायतें दी गई, लेकिन केसेस जिस तरह से बढ़े हैं, ऐसा लगता है कि जो मकसद लॉकडाउन का था नेहा, वो कामयाब नहीं हुआ। आरोप मोदी सरकार पर। बिल्कुल, और राहुल गांधी पहले भी इसी तरह से निशाना साधते आए हैं। आज एक बार फिर से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जब करी तो कई सवालों के जवाब दिए श्वेता, लेकिन सीधे तौर पर मुद्दा यही उठाया कि अगर लॉकडाउन 4 लागू करना था तो फिर आंकड़ों में कमी क्यों नहीं देखी जा रही, क्यों इसका असर नहीं दिखाई दे रहा है श्वेता? बिल्कुल, और साफ तौर पर उनके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बिल्कुल ही स्पष्ट और साफ थी कि केंद्र सरकार जो है, दरअसल लॉकडाउन जो है उनका फेल हुआ है। ये डिसीजन केंद्र सरकार का फेल हुआ है। इससे पहले भी नेहा और मीनाक्षी, आपने देखा होगा जब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा था कि लॉकडाउन सिर्फ एक पॉज बटन है, जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद आंकड़े तेजी से बढ़ेंगे, और आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। इस बीच एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने यही कहा और सरकार से पूछा है कि अब आगे का प्लान आपका क्या है, वो बताएं। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 21 दिन में कोरोना की लड़ाई जीती जाएगी। 4 लॉकडाउन हो गए, तकरीबन 60 दिन हो गए। हिंदुस्तान पहला देश है जो बीमारी के बढ़ते वक्त लॉकडाउन बंद कर रहा है। चाहे वो जापान हो, चाहे वो कोरिया हो, चाहे वो जर्मनी हो, फ्रांस हो, सब के सब ने लॉकडाउन जब बंद किया, जब बीमारी घटनी शुरू हुई थी। तो यह बात क्लियर है, स्पष्ट है कि हिंदुस्तान का लॉकडाउन फेल हुआ है। जो लक्ष्य नरेंद्र मोदी जी का था वो लक्ष्य पूरा नहीं हुआ।
सरकार को और प्रधानमंत्री को पूछना चाहते हैं कि अब आपका प्लान बी क्या है। बीमारी 21 दिन में गायब नहीं हुई, बीमारी बढ़ रही है। आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? लॉकडाउन को आप किस प्रकार से देखते हैं? इसको आप किस प्रकार से रिलीज करेंगे? जो हमारे मजदूर भाई बहन हैं उनकी आप कैसे मदद करोगे? जो आप हमारे जो छोटे स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं उनको उनकी आप मदद करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो, क्या प्लान है? तो ये सवाल हम सरकार से पूछना चाहते हैं। ये मैं कोई राजनीतिक पॉइंट स्कोर नहीं करना चाह रहा हूं, मुझे थोड़ी घबराहट है क्योंकि जो होना था वो नहीं हुआ है। देश को मालूम होना चाहिए, सच्चाई एक्सेप्ट करनी चाहिए कि हमें बताया गया था कि 21 दिन में बीमारी को हराया जाएगा। 60 दिन हुए हैं, बीमारी दौड़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अस्पतालों से मेरी बात होती है, कहते हैं कि बीमारी बढ़ती जा रही है। हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो कोरोना वायरस की संक्रमण साइकिल तोड़ने के लिए कम से कम 21 दिन का समय बहुत अहम है। अगर ये 21 दिन नहीं संभले तो देश और आपका परिवार 21 साल पीछे चला जाएगा। अगर ये 21 दिन नहीं संभले तो कई परिवार हमेशा हमेशा के लिए तबाह हो जाएंगे। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 21 दिन में कोरोना की लड़ाई जीती जाएगी। 4 लॉकडाउन हो गए, तकरीबन 60 दिन हो गए। हिंदुस्तान पहला देश है जो बीमारी के बढ़ते वक्त लॉकडाउन बंद कर रहा है। स्पष्ट है कि हिंदुस्तान का लॉकडाउन फेल हुआ है। जो लक्ष्य नरेंद्र मोदी जी का था वो लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। लक्ष्य पूरा नहीं हुआ ये कह रहे हैं राहुल गांधी, क्योंकि लॉकडाउन 4 की स्टेज में हम पहुंच चुके हैं। लगातार मामले बढ़ रहे हैं, आंकड़ों पर भी कोई रोकथाम नहीं है और 2 महीने का जो वक्त है वो कट चुका है। ऐसे में लोगों का गुस्सा भी बढ़ रहा है और ये नाराजगी अब सड़क पर दिखाई देने लगी है। मीनाक्षी, हाल तो ये है कि अपने आसपास कोरोना का केस आने के बाद भी लोग अब अपनी कॉलोनी या सोसाइटी को सील करने के हक में नहीं है। और श्वेता, ऐसा ही केस जो है उत्तर प्रदेश में, गुजरात में सामने आया है। बिल्कुल। और आपको बता दें कि महाराष्ट्र की भी अगर हम यहाँ पर बात करें तो महाराष्ट्र में केसेस अगर देखें तो 24 घंटे में 2 पुलिस वाले कोरोना की जंग हार चुके हैं। और यहाँ पर अभी तक इन टोटालिटी अगर बात करें तो 20 पुलिस वाले, जिसमें कि 1 अधिकारी हैं, अब तक इस कोरोना की जंग में वो हार चुके हैं, जो कि एक बहुत ही चिंता का विषय है। आपकी ना कोई सैलरी कटेगी, आपको वो खुद ही नहीं बुलाएंगे। मैंने क्या कहा? नोएडा एक्सटेंशन के सुपरटेक इको विलेज सोसाइटी में कोरोना के 3 मामले आने पर पुलिस ने सोसाइटी को सील किया। लोग गुस्से में पुलिस के सामने उतर आए। आप देखिए, बहस का मुद्दा नहीं है। अगर बहस का मुद्दा है तो बाहर आ जाइए। नौकरी पेशा लोगों का दर्द छलक आया। एक तो नौकरी पर खतरा, सैलरी कट रही है, ऊपर से ये सीलिंग। आप यहाँ देखिए, हम सामने खड़े हैं, हम भी नौकरी कर रहे हैं। सैलरी और नौकरी को लेकर बात बढ़ गई तो पुलिस का दर्द भी छलक आया। पुलिस का दर्द ये कि नौकरी 24 घंटे की और सैलरी मिल रही है 12 घंटे की। सरकारी नौकरी में है, 24 घंटे में है, हमें तनख्वाह कितनी मिलती है? 12 घंटे की मिलती है। ठीक है, बात नहीं बनी, लोग नहीं माने। लोगों ने सीधे भूख की दलील दी। बोले साहब, सोसाइटी सील रहेगी तो खाएंगे क्या? ये आप सीएम साहब से निवेदन कर सकते हैं। कोई भूख से, देखिए, जो मजदूर पलायन कर रहे थे उनको भी भूख से मरने नहीं दिया गया है। अब पुलिस का रुख सख्त होता जा रहा था। पुलिस ने सख्त लहजे में कह दिया कि सील नहीं खुलेगी तो नहीं खुलेगी। आप ऐसा है, आप लोग एक मेमोरेंडम बनाइए, उस मेमोरेंडम को सबमिट कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है। जैसे नोएडा की तरह ही
सूरत में भी एक सोसाइटी सील हुई तो कुछ लोग इस तरह रोड पर उतर आए। पुलिस समझाने आई लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं थे। सोसाइटी की काफी महिलाएं पुलिस से बहस करने लगी। जाहिर तौर पर अब कोरोना के डर पर लोगों की परेशानियां भारी पड़ती दिख रही हैं। सूरत से गोपी घांगर के साथ अभिषेक आनंद, नोएडा, आज तक। तो सोसाइटी सील कर दी गई है। लोगों के सामने परेशानी ये है कि घर से दफ्तर तक कैसे जाएं जब बाहर का गेट ही बंद है। ऐसी परेशानियां बॉर्डर पर भी देखी जा रही है। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर ही आज का मामला ले तो वहां पर घंटों लंबा जाम लगा रहा क्योंकि लोग अपने दफ्तर तक नहीं पहुंच पाए। उन्हें एक टाइम लिमिट दी गई थी, उस टाइम लिमिट से पहले ही वो बॉर्डर पार कर सकते थे, उसके बाद नहीं। मीनाक्षी, और देखिए ये क्यों हो रहा है, क्योंकि लॉकडाउन 4 में बहुत सारी ढील दी गई है, कई रिलैक्सेशंस हैं, दफ्तर से लेकर बाजार तक खुले हैं और इसका असर जो है वो दिल्ली की, एनसीआर की अलग अलग सड़कों पर भी श्वेता दिखाई दिया है। बिल्कुल मीनाक्षी, और आज जैसे आपने खबरों में भी दिखाया कि किस तरह से जाम का सामना लोगों को करना पड़ा, इसमें आपने सवाल भी रिपोर्टर से जो पूछा था वो बहुत ही वाजिब था कि देखिए कम्युनिकेशन की बहुत यहाँ पर कमी है। लोगों को अगर सील की जा रही है सीमा तो लोगों को इस बारे में पता होनी चाहिए क्योंकि लोगों के दफ्तर खुले हुए हैं। ऐसे में वो करे तो क्या करे, इसलिए ये जाम की स्थिति है। और ऐसा कहीं ना कहीं लगने लगा है कि दिल्ली पुराने वाले फेज यानी फेज 1 में अब जाती हुई दिखाई दे रही है। ये सुबह सुबह का नजारा है दिल्ली गाजियाबाद सीमा का। भीषण गर्मी में लोगों के गुस्से की आग उबल रही है। सीमा सील होते ही गाजियाबाद से एंट्री पॉइंट पर लंबा जाम लग गया। दिल्ली के बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए गाजियाबाद प्रशासन ने दिल्ली से आने जाने पर रोक लगा दी, लेकिन लोग रुके नहीं। जो सीमा पर पहुंचे वो फंस गए और जाम के हालात भी संभाले नहीं संभले। जिस तरीके से गाजियाबाद में कोरोना के मामले बढ़ रहे थे उसको देखते हुए गाजियाबाद प्रशासन ने दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर को एक बार फिर से सील कर दिया। उसके बाद से ही सुबह के वक्त हालांकि लोग जो थे वो निकल रहे थे, जो सरकारी कर्मचारी थे वो उनको जाने की इजाजत दी जा रही थी, लेकिन 9 बजे से पहले तक ही 9 बजे के बाद अब पूरी तरीके से बॉर्डर को सील कर दिया गया। गाजियाबाद से दिल्ली जाने वालों पर सख्ती का चाबुक चला। दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें सिस्टम से सवाल करने लगी कि यूपी बॉर्डर को पूरी तरीके से यहाँ पर सील किया गया है। आप देख रहे हैं कि लंबा जाम यहाँ पर लगा हुआ है। पिछले 1-2 घंटे से यहाँ पर पूरी तरीके से चेकिंग की जा रही है और हर एक व्यक्ति के आइडेंटिटी कार्ड को चेक किया जा रहा है। जिनको जिला प्रशासन की तरफ से यहाँ पर पास दिया गया है उन लोगों को ही सिर्फ जाने दिया जा रहा है। यही हाल आज दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर भी रहा। ये सीमा पहले से ही सील है, लेकिन आज सुबह सख्ती ऐसी थी कि एक-एक गाड़ी जांच के रडार पर आ गई। दिल्ली के मामलों को देखते हुए नोएडा प्रशासन से दिल्ली से लगने वाली सारी सीमाओं पर तालाबंदी करा दी गई। जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। मौलाना साद की अगर बात करें तो शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। 20 देशों के 83 जमातियों के खिलाफ चार्जशीट में मौलाना के हर गुनाह का हिसाब है। नेहा, और यहाँ पर यह भी देखना गौरतलब होगा मीनाक्षी और श्वेता कि बहुत वक्त गुजर चुका है। दिल्ली पुलिस के हाथ अब भी खाली है। चार्जशीट आज दाखिल की गई है। 20 चार्जशीट जो दायर की गई है मौलाना साद का जिक्र है और इन विदेशी जमातियों ने भी साफ कहा है कि साद ने उनको मरकज में ही रुकने के लिए कहा था। श्वेता, बिल्कुल नेहा, लेकिन अब फिलहाल जो आंकड़े हैं वो ये हैं कि 916 जमातियों से क्राइम ब्रांच इस वक्त पूछताछ कर रही है और जिनके खिलाफ सबूत मिल गए हैं उन पर चार्जशीट दाखिल की जा रही है। खुलने वाला है मरकज का काला चिट्ठा। क्राइम ब्रांच की चार्जशीट में होगा हर हिसाब। 20 चार्जशीट में होगा हर दस्तावेजी सबूत। पन्ने पन्ने पर साद की साजिश का सच। दिन गुजरे
हफ्ते गुजरे, लेकिन अब तक मरकज का मुखिया मौलाना साद तेज तर्रार दिल्ली पुलिस की आंखों में धूल झोंकता रहा है। लेकिन अब उसके मुश्किल भरे दिन करीब आ गए। पुलिस ने हफ्तों की मेहनत के बाद उसके किए का एक एक सबूत जमा कर लिया है और इन सबूतों का एक एक ब्यौरा क्राइम ब्रांच की चार्जशीटों में है। एक नहीं, पूरी 20 चार्जशीट हर सच बेपर्दा कर रही है। चार्जशीट यानी दस्तावेजों का एक ऐसा पुलिंदा जिसमें तफसील से दर्ज होगा कि कैसे मौलाना ने दिल्ली को ही नहीं, देश को कोरोना जैसी जानलेवा महामारी की तरफ धकेल दिया। कैसे उसके कहने पर 150 नहीं बल्कि सैकड़ों जमाती दिल्ली के बीच एक इमारत में इकट्ठा हुए और जब वो निकले तो देश के दर्जनों शहरों तक कोरोना नाम की खतरनाक बीमारी ले गए। चार्जशीट कहने को विदेशी जमातियों के खिलाफ है, लेकिन उसके हर पन्ने पर कहीं न कहीं मौलाना साद का नाम भी है। 83 जमातियों के खिलाफ 20 चार्जशीट हैं। 3 कानूनों की धाराओं में ये चार्जशीट की जा रही है। चार्जशीट के मुताबिक विदेशी नागरिक कानून, महामारी कानून और आपदा कानून को तोड़ा गया है। खास बात यह है कि इन चार्जशीट से मौलाना साद के बचने के रास्ते बंद होते जा रहे हैं। चार्जशीट विदेशी जमातियों के खिलाफ है, लेकिन हर बार गुनाह के लिए उंगली साद की तरफ ही उठती नजर आएगी। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये भी जान लीजिए। असल में चार्जशीट में बार बार मरकज मैनेजमेंट का जिक्र है। मौलाना साद का नाम भी लिखा गया है। साद की मुश्किलें बढ़ेंगी क्योंकि जमातियों ने वीजा फॉर्म में पता मरकज निजामुद्दीन लिखा है, मतलब वो विदेश से मरकज में शामिल होने आए थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जमातियों ने खुलासा किया है कि 20 मार्च के बाद मरकज में रुकने के लिए मौलाना साद ने ही कहा था। यानी शिकंजा जमातियों से ज्यादा साद पर कसेगा। मरकज मामले में क्राइम ब्रांच जो है पहली चार्जशीट दाखिल कर रही है। 20 देशों के 83 विदेशी जमातियों के खिलाफ ये चार्जशीट दाखिल की जा रही है। कुल मिलाकर अब तक बेगुनाही की दलीलें दे रहा मौलाना चार्जशीट के बाद चुप रहने को मजबूर हो जाएगा, क्योंकि अब उसके खिलाफ दस्तावेजी सबूत सामने होंगे। चिराग गोठी के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। तो एक तरफ कोरोना की मार है, दूसरी तरफ गर्मी की भी मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि जिस तरीके से मीनाक्षी मई में ही जून जैसी गर्मी पड़ने लगी है, उससे लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। अलग अलग जगहों का तापमान हम आपको दिखा रहे हैं। रायपुर और दिल्ली में 46 डिग्री, पटना में 41, अहमदाबाद में 43, सभी जगह 40 पार तक ये तापमान पहुँच चुका है। और आने वाले वक्त में भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि ऐसी भीषण गर्मी जारी रह सकती है। लद्दाख में चीन की दबंगई, भारतीय कैंप के सामने बनाए कैंप, सैटेलाइट के कैमरे में कैद चीन के टेंट और ट्रक। भारतीय सेना ने तुरंत बढ़ाई तैनाती। आमने सामने भारत चीन के जवान। लद्दाख में ड्रैगन से लंबी भिड़ंत की तैयारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम 3 एंकर्स के साथ इस खास पेशकश में बात अब चीन की करेंगे, क्योंकि चालबाजी से वो बाज नहीं आ रहा है। कोरोना कांड में चीन की पोल दुनिया भर में खुल रही है धीरे धीरे, लेकिन चीनी बॉर्डर पर नापाक खेल अब चीन खेलने लगा है। मीनाक्षी, किस तरीके से लगातार चीन घुसपैठ के इरादे से भारत में दाखिल हो रहा है। और देखिए, लद्दाख में चीनी घुसपैठ हुई, लेकिन जवाब भी उसका करारा दिया गया। आज तक बॉर्डर के इस मोर्चे पर पहुंचा जहां चीन ने हिमाकत दिखाई है। श्वेता। बिल्कुल मीनाक्षी, और डोकलाम में भी कोशिश की थी। अगर आपको याद हो कि डोकलाम में जो चीनी सैनिकों ने जिस तरह से घुसपैठ की कोशिश की थी, उसके बाद हमारे सैनिकों ने मुंह तोड़ जवाब दिया था। वो सभी के सामने है और जहन में भी है। ऐसे में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वहां पर पहुंचे हमारे रिपोर्टर्स, वहां से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए आज तक की।
चीन के साथ तनाव बढ़ने के साथ ही भारतीय सेना ने भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अपनी गतिविधियां तेज कर ली हैं। आप देख सकते हैं ये जो पूरी सड़कें हैं सभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC की तरफ जाती हैं और यहां पर लगातार फौज की हरकत जो है वो बढ़ रही है। उसमें चाहे जो फौज की तैनाती की तादाद हो वो बढ़ानी हो या फिर जो बाकी ज़रूरी साजो सामान फौज का है उसको वहां पर पहुंचाने की प्रक्रिया हो। फिलहाल जिस अंदाज से चीन के करीब 500 फौजियों ने पैंगोंग लेक के पास जमावड़ा शुरू किया है, उसका जवाब भारतीय सेना की तरफ से उसी अंदाजे से दिया जा रहा है कि वहां पर उसी तादाद में या उससे कहीं ज़्यादा भारतीय फौज की तादाद भी बढ़ाई जाए। रऊफ अहमद के साथ अशरफ वानी, लद्दाख आज तक। क्या ये अपनी गाड़ी खशी और लद्दाख में किस तरह से हालात बने हुए हैं, वहां पर एग्जैक्ट अभी वहां पर क्या सिचुएशन है, हमारे संवाददाता अशरफ वानी की ये रिपोर्ट देखिए। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ रहा है। भारत और चीन के बीच लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब की बात अलग ये है कि जिस अंदाज से चीन इस क्षेत्र में फौज की तादाद बढ़ा रहा है और साथ ही साथ फौज के साथ साथ उनका साजो सामान और परमानेंट स्ट्रक्चर्स बना रहा है, उसका जवाब भारतीय फौज भी उसी अंदाज में दे रही है। पिछले कुछ दिनों के दौरान भारतीय सेना ने भी अपनी तैनाती जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बढ़ा दी है और ज़रूरी साजो सामान जो फौज का है वो भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भेजा जा रहा है। दरअसल जिस अंदाज से ये सीमा पूरी चीन और भारत के बीच में फैली हुई है, इसमें ना ही कहीं कोई निशान है और ना ही कोई किसी तरह का दीवार या तारबंदी लगी हुई है, इसलिए दोनों देश लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अपने अपने परसेप्शन के हिसाब से चलते हैं कि कौन सा इलाका क्या होता है। और साल में मात्र गर्मी के महीनों में दोनों देशों की तरफ से सेनाएं इस इलाके में पेट्रोलिंग करती थी, लेकिन अब की बार सेना की पेट्रोलिंग के बजाय चीनी सेना ने यहाँ पर परमानेंट स्ट्रक्चर्स बनाने शुरू कर दिए हैं और जिसकी आपत्ति भारतीय सेना ने यहाँ सीमा पर भी दर्ज की है और साथ ही साथ डिप्लोमेटिक लेवल पर भी इस बात को उठाया जा रहा है। लेकिन अब की बार भारतीय सेना ने ये साफ किया है कि जो गुस्ताखी और जो आंख चीन की तरफ से सीमा पर यहाँ दिखाई जा रही है उसका जवाब उसी हिसाब और उसी ताकत के साथ भारतीय सेना की तरफ से भी दिया जाएगा। रऊफ अहमद के साथ अशरफ वानी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लद्दाख। तो LAC से आपने ये एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट देखी हमारे संवाददाता की, लेकिन देखा कि किस तरीके से चीन एक बार फिर से दादागिरी पर उतरा है। मीनाक्षी, लद्दाख में पहले भारतीय सैनिकों से उसके सैनिकों की भिड़त हुई, फिर उसने देखते ही देखते उनकी भारी तैनाती भी कर दी। और ऐसा ही नहीं, यहाँ पर पक्के टेंट लगाए गए, भारी ट्रकों की आवाजाही इस इलाके में शुरू की गई, बंकर तक बनाने का काम यहाँ पर शुरू कर दिया गया। और श्वेता, ये जो तमाम एक्शंस चीन की तरफ से लिए गए, कहीं ना कहीं ये अपनी पोजीशनिंग, दबाव बनाने की एक स्ट्रैटेजी के तहत जो है कोई भी देश की सेना ऐसा करती है। बिल्कुल, और लगातार चीन जो है वो तो कर ही रहा है, इसी को लेकर आक्रामक उधर अमेरिका भी है। और खैर, अमेरिका और चीन के बीच जो डिप्लोमेटिक वहां पर कूटनीतिक एक अलग जो हिसाब किताब है वो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन जो भारत के साथ चीन कर रहा है उसमें पूरी तरह से सैटेलाइट जो है नजर रखे हुए है कि चीन किस तरह से मूव कर रहा है भारत में या कोशिश कर रहा है, यानी कि चीन की नजर जहां जहां पर भी है, हिंदुस्तान को इस बात की पूरी खबर है। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें गवाह है कि चीन ने भारत की जमीन पर अपनी गिद्ध जैसी नजर को एक बार फिर से गड़ा दिया है। चीन ने लद्दाख के 3 अलग अलग इलाकों में भारतीय सीमा के उस पार हजारों सैनिकों को तैनात कर दिया है, लेकिन सबसे जबरदस्त टकराव इस गलवा नदी के इलाके को लेकर जारी है। लद्दाख में ये इलाका भारत का है, भारत इस इलाके में सड़क बनाने का काम कर रहा है, ऐसा करने का उसे पूरा अधिकार है, लेकिन ये बात चीन को नागवार गुजरी। उसने देखते ही देखते इस इलाके में कैंप बनाने शुरू कर दिए। यही नहीं, करीब 1000 सैनिकों को भी तैनात कर दिया। चीन का कैंप सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में दिख रहा है। कैंप के अलावा चीन के भारी ट्रक और साजो सामान भी दिख रहे हैं। चीन की पोल खोलने वाली सैटेलाइट की तस्वीरों को एक ऑस्ट्रेलियाई एक्सपर्ट ने हासिल किया है। ये नाथन रूसर हैं, जो ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं।
नाथन इस बात की पुष्टि करते हैं कि चीन ने भारतीय कैंप से महज 500 मीटर की दूरी पर अपने कैंप बना लिए हैं। The Galwan Valley, there's been 3, perhaps 4 encampments set up, including one which is probably exactly on the line of control. It's about 500 meters away from the nearest Indian encampment, and it basically, it's a small camp of maybe a platoon of not more than 10 or 12 tents. But essentially, it's sitting almost exactly on the line of actual control between Chinese forces and Indian forces. सुना आपने चीन किस कदर दादागिरी पर उतर आया है गलवान इलाके में, जहां ऐसे हालात हैं कि चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर आकर बैठ गया है और अब भारत के सैनिक चीन के सैनिकों की आंखों में आंखें डालकर खड़े हैं। भारत चीन के बीच यह संकट तब खड़ा हुआ जब चीन ने भारत के पेट्रोलिंग पॉइंट के पास बनाई जा रही सड़क का विरोध किया। भारत के लिए इस सड़क को बनाना इस वजह से जरूरी था ताकि वो अपने दूसरे इलाके तक जा सके। चीन ने सड़क निर्माण का विरोध किया तो भारतीय सैनिकों के साथ तनातनी बढ़ गई। उसके बाद पिछले 12 दिनों में चीन ने करीब 5000 से ज्यादा सैनिक इस इलाके में तैनात किए हैं, जिनके लिए 90 से ज्यादा टेंट लगाए गए हैं। गौर करने वाली बात यह है कि चीन ने जो टेंट लगाए हैं वो अस्थायी हैं और लंबे समय तक टिकने वाले हैं। इसके अलावा वो भारी ट्रक और निर्माण के सामान लेकर आया है। इससे साफ होता है कि वो इतनी जल्दी यहाँ से जाने का इरादा नहीं रखता है। इस वजह से ही भारतीय सेना ने भी अपनी तैयारी मुकम्मल तौर पर शुरू कर दी है। लद्दाख में चीन से तनाव वाले इलाकों में सैनिकों को भेजा जा रहा है ताकि चीन की किसी भी हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक। और सिर्फ लद्दाख ही नहीं, गलवा घाटी में ही चीन ने लद्दाख के 3 से 4 दूसरे ऐसे इलाके और भी हैं जहां पर ऐसी हरकत किए हैं। बिल्कुल, कुल मिलाकर चीन ने 5000 सैनिकों की तैनाती कर दी है श्वेता, और उत्तराखंड और हिमाचल से लगती सीमा पर भी चीन ने चहलकदमी बढ़ा दी है। चीन की इन्हीं हरकतों को देखते हुए भारत ने अपने सैनिकों की तादाद बढ़ा दी है। पिछले कुछ दिनों से भारत के साथ चीन का रवैया बदला बदला सा है, लेकिन लद्दाख में एक साथ कई इलाकों में उसके सैनिकों की बढ़ती तादाद ने भारत को सावधान कर दिया है। गलवा घाटी के अलावा चीन की हरकत पैंगोंग त्सो इलाके में बढ़ गई है, जो बेहद संवेदनशील इलाका है। ऐसी रिपोर्ट आने के बाद कि चीन ने झील में अपने बोट से पेट्रोलिंग की है, भारत ने तैनाती बढ़ा दी। यहाँ पहले भी भारत चीन के सैनिकों के बीच हाथापाई हो चुकी है। हालांकि इस बार चीन के सैनिकों का रवैया आक्रामक है। भारत और चीन के कमांडरों के बीच 6 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई समझौता नहीं हुआ। चीन की ओर से सैनिकों की संख्या बढ़ाए जाने के बाद भारत ने भी अपने सैनिकों की संख्या को बढ़ाना शुरू कर दिया है। भारतीय सैनिकों को वायुसेना की मदद से फॉरवर्ड इलाकों में पहुंचाया जा रहा है। बड़ी तादाद के साथ सैनिकों ने पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। कोशिश की जा रही है कि मौजूदा हालात में चीन की किसी भी हिमाकत का माकूल जवाब दिया जा सके। सेना के जवानों को एयरफोर्स की मदद से फॉरवर्ड इलाकों में पहुंचाया जा रहा है। सैनिकों की बढ़ती हुई तादाद के साथ सेना ने पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। लद्दाख की 70वीं ब्रिगेड हालात पर नजर रख रही है। सेना के बहादुर जवान मोर्चे पर डटे हैं ताकि चीन को 1 इंच भी आगे बढ़ने से रोक दिया जाए। भारतीय सैनिकों को निचले इलाके के पोस्ट से हेलीकॉप्टर के जरिए LAC पर बने पोस्ट तक पहुंचाया जा रहा है। इन्हें हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के सीमावर्ती इलाकों में तैनात किया जा रहा है। भारतीय फौज को और भारतीय गवर्नमेंट को ये याद रखना पड़ेगा कि पाकिस्तान एक ऐसी चीज़ है, एक लोमड़ी या लक्कड़ पक्के की तरह, जो कि इस फ्लेयर अप में मौके का फ़ायदा उठाकर हमारे ऊपर साइड से भी वार कर सकता है। इसलिए हमारी सावधानी पश्चिम साइड में और जम्मू कश्मीर साइड में हमेशा बिल्कुल सतर्क रहनी चाहिए। ऐसे किसी भी हालात से निपटने के लिए सेना तैयार है। सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने शुक्रवार को लेह का दौरा किया और उसी दिन कमांडरों के साथ बैठक के बाद वो वापस लौट आए। बताया जा रहा है कि ये सब सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए किया गया था। मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक।
लेकिन आपको चीन की हकीकत भी जानना बहुत जरूरी है। एक तरफ चीन भारत में ये कर रहा है, लेकिन चीन की सच्चाई ये है कि वो खुद कई मोर्चों पर घिरा हुआ है। हांगकांग में नेहा चीन को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन पहले से ही हो रहे हैं। सिर्फ हांगकांग ही नहीं, ताइवान को लेकर अमेरिका का रुख भी उसे परेशान कर रहा है। इसके बावजूद वो भारत के खिलाफ अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा है। हांगकांग की सड़कों पर संग्राम छिड़ा है। रईस-ए आजादी भी खत्म किए जाने के खिलाफ हांगकांग के लोग विरोध पर उतरे तो चीन उन्हें पूरी ताकत से कुचलने में जुट गया। रबड़, बुलेट और आंसू गैस के बेहिसाब गोले बरसाए और पानी की बौछार कर दी। चीन हांगकांग पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करने पर तुला है। वहीं विरोध करने वालों का कहना है कि चीन उनकी आजादी छीन लेना चाहता है। हांगकांग के इस विरोध प्रदर्शन को अमेरिका का साथ मिला है। अमेरिका ने कहा कि अगर चीन ने हांगकांग पर नया कानून लागू किया तो हांगकांग से व्यापार पहले की तरह नहीं हो सकेगा, लिहाजा अमेरिका प्रतिबंध लगाने पर मजबूर हो जाएगा। अमेरिका की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए चीन की संसद ने हांगकांग में होने वाले कुछ प्रदर्शनों को आतंकी कार्रवाई तक बता दिया है। वहीं अमेरिका पर दोनों देशों के बीच शीत युद्ध जैसे हालात बनाने का आरोप लगाया है। आज तक ब्यूरो। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की सभी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।